An alcohol X having 4 carbon atoms, it gives Lucas test in 5 to 10 minutes. Which cannot be the alcohol? Lucas test जो है वो कौन सा अल्कोहल सबसे फास्टेस्ट देता है? या टर्शरी? टर्शरी वाला पार्ट सबसे फास्ट दे देता है, 5 मिनट के अंदर ही दे देता है रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री सर वाले में 5 कितना मिनट टाइम? में तो लिखा हुआ था सेकेंडरी देगा। 5 से 10 मिनट के अराउंड, मतलब उसमें सब लिखा है कि इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी, या 5 मिनट से हाँ। पहले तक में हम लोग आराम से ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, सेकेंड टर्शरी वाले पार्ट को यूज करके चलते हैं। 5 मिनट से नॉर्मली 10-15 मिनट तक में हम लोग का सेकेंडरी वाला पार्ट होता है। और अप टू 30 मिनट से मतलब क्या, 30 मिनट या उससे बाद अगर जाएंगे तब उस केस में प्राइमरी। प्राइमरी वाला पार्ट आएगा। तो उस केस में मेंशन कर रखा है, इट गिव्स लुकास टेस्ट इन 5 to 10 मिनट। तो इसका मतलब कौन सा होगा? 2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा दे रखा है? अच्छा, सवाल ने पूछा विच कैन नॉट बी द अल्कोहल। विच कैन नॉट बी द अल्कोहल का मतलब? सर हो गया सॉल्व। और कोई डाउट? माहौल में सन्नाटा छाया हुआ, कोई बुकलेट बना करके आया नहीं है। मत बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब सवाल पूछेंगे तुम्ही को नहीं सवाल समझ में आएगा, फिर हमको मत बोला। और कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, लास्ट क्लास की थ्योरी तक में कोई डाउट है। ये भी बोला तो तुम लोगों को कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को ढंग से देख लो, अगर उसमें कहीं पे कोई भी डिफिकल्टी है तो वो भी पूछ लो, क्योंकि आज हम लोग SN1 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम लोग को यूज करना होगा, तो कोई भी डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है किसी को? बहुत सही यार, इधर कुछ नहीं आता या सब कुछ आता है, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। चलो क्लास शुरू करते हैं। देख लेते हैं लास्ट क्लास में तो हम बस एक आइडिया तुम लोगों को दे रहे थे कि हम लोगों के ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में जो रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों का ये, हाँ, ये सब चीज़ों का डिस्कशन किया था। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला पार्ट होगा, ये होगा, ये होगा, और बोले थे अपने मन से हमको जो मन में आएगा हम उस ऑर्डर के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं सबसे पहले SN1 SN2 रिएक्शन वाला पार्ट डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्कूल में भी SN1 SN2 वाला पार्ट आएगा। तो इसीलिए ठीक है, पहले SN1 SN2 वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आराम से मूव कर जाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है वन नोट वाला सबको? यस सर। ओके, कॉपी में डाल दो हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो ध्यान दो। जैसे जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में 3-4 टाइप्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग को डिस्कस करना है। लेकिन अभी हम लोग पहले 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद बाकी जो बचे हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इन सबको हम लोग टाइम के साथ धीरे धीरे डिस्कशन में यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को जानने के लिए हम लोग को अल्कोहल तक का वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग उस चीज का पार्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन सबसे एलिमेंट्री पार्ट जो हम लोग को डिस्कशन करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, उसमें SN1 रिएक्शन की हम लोग बात कर सकते हैं, जिसमें S वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, N वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक को रिप्रेजेंट करता है, और 1 वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई बता सकता है क्या? यहाँ जो 1 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कोई बताना चाहेगा? यूनि यूनिमोलिकुलर को। यूनिमोलिकुलर का पक्का? बताओ भाई, SN1 में 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसका डाउट, किसका आंसर आया था यूनिमोलिकुलर? सर मेरा मेरा, अच्छा खुशी। मेरे पक, पक्का यूनिमोलिकुलर को रिप्रेजेंट करता है? सर 1 स्टेप प्रोसेस को। 1 स्टेप प्रोसेस को नहीं। बताओ भाई, पक्का यूनिमोलिकुलर को रिप्रेजेंट करता है? हाँ शायद यूनिमोलिकुलर को ही रिप्रेजेंट करता है। मेरे हिसाब से जैसे एक केमिकल काइनेटिक्स का, मेरे हिसाब से तुम्हारे स्कूल्स के एग्जाम में सब लोगों को एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा यूनिमोलिकुलर क्या होता है, बाईमोलिकुलर क्या होता है। और जिन लोगों को आइडिया नहीं उसको हम बता देते हैं
जैसे एक रिएक्शन के टाइम पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट में जितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं, और रेट डिटरमाइनिंग में भी नहीं, नॉर्मली एक एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्शन करते टाइम जितने मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएटेड होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्युलरिटी। और एक छोटा सा पॉइंट होता है कि हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाले पार्ट का मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको ध्यान रखना होता है हम लोगों को। मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में हम लोग मॉलिक्युलरिटी डिफाइन ही नहीं कर सकते। एकदम स्टेटमेंट याद रखना है, कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। और SN1 रिएक्शन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बाई मतलब इसमें एटलीस्ट 2 स्टेप होंगे, 3 स्टेप भी हो सकता है बट एटलीस्ट 2 स्टेप होंगे। तो अगर SN1 रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो यूनिमॉलिकुलर कैसे बोल रहे हैं वहाँ पे हम लोग? तो यूनिमॉलिकुलर मतलब मॉलिक्युलरिटी 1 के बराबर है, और किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉलिक्युलरिटी का इसमें क्या कंसेप्ट रहेगा, क्यों हम लोग मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं? अब एक बार ये चीज बोलेंगे तुम लोगों को, ये चीज पता करके आना कि इसको हम लोग इन जनरल यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन क्यों बोल देते हैं, यूनिमॉलिकुलर SN1 रिएक्शन क्यों बोल देते हैं, जबकि केमिकल काइनेटिक्स इसी चीज को ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन वाला पार्ट हम लोग सिंगल स्टेप के लिए डिफाइन कर सकते हैं, या फिर मॉलिक्युलरिटी हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन का डिफाइन कर सकते हैं। जबकि SN1 वाला पार्ट अभी लिखवाएंगे, जस्ट पहले हेडिंग में SN1 सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मोर देन वन स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें दिक्कत नहीं है। अगर SN2 रिएक्शन है तो SN2 को बाई मॉलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इसकी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें 2 लिखना कोई दिक्कत नहीं है। बट SN1 में 1 लिखना थोड़ा दिक्कत है, तो पॉलाब्रूस में एक बार रेफर करके देखना, पता चलेगा तुम लोगों को तो वहां पे हम लोग एग्जैक्टली क्या टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको SN1 रिएक्शन बोलेंगे, हम उसको यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन बोल करके काम नहीं किया करेंगे। लोग उसको जनरली यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन बोल देते हैं, हमको यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार पॉलाब्रूस में रेफर करके देखना। 2 रिएक्शन तो ये हो गए, SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरे वाले केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 टाइप का, वहां पे जो 2 है वो बाई मॉलिकुलर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब SN2 आएगा तब वहां पे इस चीज को मेंशन करेंगे हम लोग। उसके अलावा तीसरा पार्ट SNI रिएक्शन, SNI वाले पार्ट में लोग इसको इंट्रा मॉलिकुलर बोल दिया करते हैं, बट ये इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन हम कंसिडर नहीं करते, इसको इंटरनल रिएक्शन बोलना ज्यादा बेटर होगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन थोड़ा अलग टाइप का चीज है, थोड़ा डिफरेंट चीज है एज कम्पेयर टू इंटरनल। SNI को हम हमेशा इंटरनल बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, ना कि इंट्रामोलिकुलर। और इन सब के अलावा हम लोगों के पास एक और रिएक्शन है, SNNGP रिएक्शन। NGP वाले पार्ट का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जब SN1, SN2, E1, E2 ये सब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तब उसके बाद सबसे लास्ट में E1CB, EI, SNI और SNNGP रिएक्शन को हम लोग डिस्कस किया करेंगे। लेकिन पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो हम लोग अल्काइल हैलाइड से एसोसिएट करेंगे, अल्कोहल से एसोसिएट करेंगे, उसमें ये 4 टॉपिक्स हम लोग को डिस्कस करने होते हैं, SN1, SN2, SNI और SNNGP। अभी के लिए बस ये क्लासिफिकेशन नोट कर लेना है तुम लोगों को, बाकी टॉपिक जैसे जैसे आएगा अपने आप कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। और इस क्लासिफिकेशन को नोट करने के बाद हेडिंग डाल देना SN1 रिएक्शन। और इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो तुम लोग को नोट करना है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब हो गया मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मेरे हिसाब से मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, तो आखिर लोग इसको यूनिमॉलिकुलर क्यों बोल देते हैं? ये तुम्हारा काम है एक बार पहले मालूम करके, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे ऐसा क्यों बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग इसमें ध्यान रखना है, जैसे ऑल्दो हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को रेट रिएक्शन मैकेनिज्म के एक्सप्लेन करने के बाद एक्सप्लेन किया करता है, लेकिन कभी कभी थियोरेटिकल पॉइंट्स में हम लोग ये मेंशन कर दिया करेंगे कि हम लोग
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात कर रहे हैं, और उसमें ये पॉइंट्स बस अभी के लिए ध्यान रखना, ये नोट डाउन करने के लिए केवल, याद अभी रखने की जरूरत नहीं, बाद में अपने आप ये चीज याद हो जाएगा, अभी के लिए बस पॉइंट नोट कर लो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, बस अभी नोट करने के लिए इसको नोट करना है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन टेक्स प्लेस in the rate determining step, RDS basically. Formation of carbocation takes place in the rate determining step, या उसी चीज को हम लोग RDS बोलते हैं नॉर्मली। और तीसरा पार्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे, जब भी कभी कार्बोकटायन बनेगा तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट विल बी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो इस केस में मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, सिंस कार्बोकटायन is formed, therefore carbocation rearrangement may take place, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर कार्बोकटायन के पार्ट को स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रहा होगा तो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। ये 3 पॉइंट्स का हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। और बाकी फिर हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन लिखेंगे, फिर हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग उसका एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, इंटरमीडिएट, जैसे यहाँ जो लिखा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन टेक्स प्लेस इन द आरडीएस, तो इसका मतलब है कि कहीं बीच में कार्बोकटायन बन रहा है, इसका मतलब एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है इस पूरे रिएक्शन में। और क्योंकि मल्टी स्टेप है तो मल्टी स्टेप में इंटरमीडिएट तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। हम लोग उन सब स्टेप्स को मेंशन करना शुरू करेंगे यहाँ पे। तो एक जनरल सा रिएक्शन हम लेकर के चल रहे हैं, जैसे मान लो कि इन जनरल हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि हम लोगों का आरएक्स वाला पार्ट है, अगर ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा, तो इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में ये हम लोगों ने सबसे शुरू में मेंशन किया था, और ये बचपन में भी तुम लोगों को मालूम है, बचपन में इसी चीज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जान रहे थे, जो क्लास 10th में था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली ये चीज बोला था। अच्छा वैसे इस संडे को जो टेस्ट दिया था उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने डाला था तुम लोगों के उसमें, यहाँ पे एक कोई ग्रुप दे रखा है और कोई न्यूक्लियोफाइल का इसमें रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट वाले पार्ट में आरसी डबल बॉन्ड ओ न्यूक्लियोफाइल प्लस ग्रुप माइनस का फॉर्मेशन हो रहा। उसमें शायद से पूछा गया था कि इसमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा। तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट तुम लोग को डिस्कस किया था। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग ऐसे नहीं रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन बेसिक फंडा वही है, हमेशा लेस स्टेबल पार्ट मतलब ज्यादा रिएक्टिव पार्ट हमेशा मोर स्टेबल पार्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। मतलब हमेशा सिस्टम ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है, जितना स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी वाला पार्ट बढ़ रहा है, मतलब रिएक्टिविटी वाला पार्ट घट रहा है। तो हमेशा रिएक्टेंट के साइड रिएक्टिव पार्ट होंगे, प्रोडक्ट के साइड लेस रिएक्टिव पार्ट होंगे, या फिर मोर रिएक्टिव पार्ट लेस रिएक्टिव पार्ट को डिस्प्लेस करेगा, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, भले उसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में पढ़ रहे थे कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एटलीस्ट, सब्स्टिट्यूशन मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, वहां पे मेटल एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा था, यहाँ पे कोई दूसरे स्पीसीज एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है वो कार्बन को हम लोग लिविंग ग्रुप भी लेके चल सकते हैं, आर के साथ लिविंग ग्रुप वाला पार्ट, न्यूक्लियोफाइल उस लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को रिप्लेस कर रहा है। तो जैसे ही उसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बच जाएगा, और उसके अलावा लिविंग ग्रुप वाला पार्ट एक माइनस चार्ज के फॉर्म में हम लोग आराम से हटाते हुए चल सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका होगा अपने पूरे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ये कार्बन चेन के ऊपर कोई एक लिविंग ग्रुप था, और लिविंग ग्रुप बेसिकली बेस है, न्यूक्लियोफाइल भी एक बेस है, तो एक बेस दूसरे बेस को रिप्लेस कर रहा है। ऐसा कब होगा, जब रिएक्टिव बेस वाला पार्ट लेस रिएक्टिव वाले बेस को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस या एक रिएक्टिव बेस किसी लेस स्ट्रॉन्ग बेस या वीकर बेस को रिप्लेस आराम से कर सकता है। इस चीज को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट दूसरे किसी बेस को, बेस न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, हम लोग यहाँ लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं क्योंकि ग्रुप से हट रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम लोग SN1 रिएक्शन को कंसिडर करके काम कर रहे हैं तो ये रिएक्शन देखने में जितना सिंपल लग रहा इतना सिंपल रिएक्शन नहीं है। इस पूरे स्टेप को ढंग से समझना, और कहीं कोई दिक्कत होगा तो आराम से इस स्टेप को पूछ सकते हैं।
सबसे पहले स्टेप में अगर मालूम है कि SN1 रिएक्शन होता है, जैसे कुछ लोगों का ये डाउट आएगा आगे कि सर पता कैसे चलेगा कि SN1 है कि SN2 है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, मतलब जो रिएक्शन मैकेनिज्म मेंशन कर रहे हैं, बस उसको सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो सबसे पहला पार्ट, SN1 के टाइम पे ये जो पूरा ग्रुप है कार्बन चेन के साथ लिविंग ग्रुप, इसको इन जनरल हम लोग लैंग्वेज में सबस्ट्रेट बोलते हैं। मतलब जिस कार्बन कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, ये टर्म ध्यान रखा करना। इस पूरे स्टेप में हम लोग जैसे बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे एक बॉन्ड है ए और बी का, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे तो ब्रेक करने का दो चांस है, आइदर ए बी वाले पार्ट को ब्रेक करके हम लोग एक एटम पे डाल दे, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल अलग अलग डिसोसिएट कर दे। दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके हट जाएगा तो जिसका इलेक्ट्रॉन लूज हो गया उस पर प्लस चार्ज मिलेगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन गेन हो गया उस पर माइनस चार्ज। आराम से बोला, मतलब मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो आर के साथ जो लिविंग ग्रुप है उस पूरे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके लिविंग ग्रुप के साथ हटा देते हैं तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक तो आर प्लस का फॉर्मेशन होगा और दूसरा लिविंग ग्रुप माइनस का फॉर्मेशन होगा। और जब भी कभी एक बॉन्ड को ब्रेक करके प्लस और माइनस चार्ज बनता है तो वहां पे हम लोग टर्म यूज करते हैं हेट्रोलिसिस या फिर हेट्रोलिटिक फिजन। ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, हेट्रोलिसिस, होमोलिसिस। होमोलिसिस में रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, हेट्रोलिसिस वाले पार्ट में अनायंस और कटायंस का, मतलब कटायंस एंड अनायंस वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला स्टेप, इस स्टेप में हम लोगों का जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के हट गया। और जब लिविंग ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हट गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसका मतलब बेसिकली कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अभी हमको नहीं मालूम कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, उसको कैसे जज करेंगे उसका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इस केस में कार्बोकेटायन का तो फॉर्मेशन हो गया, ऐसा बोल दिया। कार्बोकेटायन का मतलब है कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है। बेसिकली कार्बन चार बॉन्ड बना रखा था, एक बॉन्ड भी गायब हुआ और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो कार्बन वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बन चुका है। तो अगर मान लो हम लोग का ये आर प्लस बना और इसको कहीं से मीडियम में कोई बेसिक पार्ट अवेलेबल मिल रहा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसको, तो इस केस में ये आर वाला पार्ट आराम से इस न्यूक्लियोफाइल की तरफ से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ वैसे ही बॉन्ड बन रहा है, बेसिकली एक बॉन्ड ब्रेक किया तो प्लस माइनस हुआ, तो जब माइनस इस पे वापस से जाता तो एक वापस से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना था। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से आर के साथ एनयू का बॉन्ड बना सकता है। तो इस पूरे के पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में केवल दो एरो दिख रहा है। अगर दो एरो दिख रहा है इसका मतलब दो स्टेप का रिएक्शन है। अब दो स्टेप है तो उन्हीं दो में से कोई एक आरडीएस होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा एक ही स्टेप आरडीएस होगा, कभी कभी एक से ज्यादा स्टेप भी आरडीएस हो सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनफैक्ट अपने जितना भी सिलेबस का पार्ट है तो उस पूरे के पूरे सिलेबस वाले पार्ट में इन जनरल एक स्टेप को ही आरडीएस मान के चला जाता है ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो इस केस में अगर दो स्टेप्स हैं तो इन दो स्टेप्स वाले पार्ट में कोई एक पार्ट आरडीएस होगा। और आरडीएस का मतलब हम क्या बताए थे, बस ये चीज हम जानना चाहेंगे। तो अलका बताओ भी आरडीएस का मतलब क्या बताए थे। आवाज नहीं आ रहा। रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप। रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप, और भी कुछ बताया था वहां पे आरडीएस का मतलब। एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में कैसे जज करेंगे कोई आरडीएस, डेविड? जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे ज्यादा होगा उस चीज को हम लोग आरडीएस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम लोग के इस पूरे पार्ट में दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टेप में एक न्यूट्रल कंपाउंड था, वो न्यूट्रल कंपाउंड कटायन अनायन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर कटायन अनायन में कन्वर्ट हो रहा है एक न्यूट्रल कंपाउंड तो डेफिनेटली कटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है। और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है किसी भी स्पीसीज का तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और साथ ही साथ उसका खुद का इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया। तो इसका मतलब कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज बना रहा है वो अनस्टेबल हो रहा होगा, ये डेफिनेट सी बात है। तो इस केस में हम लोग ऐसा अगर कंसिडर करके चले, जैसे मान लो एक डायग्राम बनाना चाहते हैं हम लोग, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में। तो पहले तो ये चीज बताओ हमको कि आर एल जी और आर एन यू इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए।
मतलब रिएक्टेंट वाले पार्ट में और ये प्रोडक्ट वाले पार्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, सबसे पहला कंसिडरेशन यहाँ से शुरू होता है। ये बचपन के कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। अरे शिवम बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? प्रोडक्ट, क्यों? स्टेबल होते कौन करेगा? फिर से बोल, आवाज़ नहीं आया क्लियरली। अरे शिवम, आवाज़ नहीं आ रहा है क्लियरली। निशांत बताओ भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कैसे मालूम करेंगे? बोलो भाई जल्दी। मेरे पास आवाज नहीं जा रहा है कि सबके पास आवाज नहीं जा रहा है? आदित्य, सर बोलो। रिएक्टेंट वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल होगा ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों ऐसा? चलो कैसे मालूम क्योंकि किए कि लोअर रिएक्टेंट एनर्जी ज्यादा पे स्टेबल है? राहुल, राहुल कलिंदी। ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कैसे मालूम करे? सब प्रोडक्ट लग रहा है, प्रोडक्ट लग रहा है लग कैसे रहा है ये बता। क्योंकि रिएक्शन करके वो बन रहा है। रिएक्शन का? रिएक्ट करके प्रोडक्ट वही बन रहा है, मतलब उसी। अच्छा। अ, यशी, सर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ। क्यों ऐसा, मतलब कैसे पता चला? फीजिबिलिटी। फिजिबिलिटी। अच्छा, तो लो जिंदगी का सारा जो वो है ना, रूल रेगुलेशन सब उल्टा कर दो। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा स्टेबल पार्ट को और क्या चाहिए? मान लो कि हम लोग घर में बैठे बैठे मजे से स्टेबिलिटी के साथ जिंदगी जी रहे हैं, तो हम लोग और क्या चाहिए? हम लोग क्यों काम करना चाहेंगे, क्यों पढ़ना चाहेंगे, क्यों फालतू के रिएक्शन के चक्कर में पढ़ना चाहेंगे? अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो क्यों अनस्टेबल पार्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा? पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या चल रहा है, हमेशा ज्यादा सॉरी लेस स्टेबल सिस्टम, मतलब रिएक्टिव सिस्टम मोर स्टेबिलिटी में जाना चाह रहा है, पूरा सिस्टम ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो अगर पूरा का पूरा सिस्टम हायर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे, ये चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज को सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम लोगों का हायर एनर्जी में कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां से लोअर एनर्जी में मूव करना चाहेगा। क्यों मूव करना चाह रहा है? क्योंकि उसको वहाँ स्टेबिलिटी मिल रहा है, जितना स्टेबिलिटी मिल रहा है उतना लोअर एनर्जी होता चला जा रहा है। अगर ये रिएक्शन फिजिबल है विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, अगर ये रिएक्शन फिजिबल है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा, और सिस्टम ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा होगा इसका मतलब शुरू में हायर एनर्जी पे था और अभी लोअर एनर्जी पे मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से जो हम लोग का रिएक्टेंट वाला पार्ट है इसको हम लोग हायर एनर्जी पे कंसिडर कर सकते हैं, और प्रोडक्ट वाले पार्ट पे लोअर एनर्जी पे कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला कंसिडरेशन तो ये निकल के आ गया। तो एक चीज यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। हाँ भाई हर्ष, ये बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है? सर एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम लोग हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएंगे तो सिस्टम एनर्जी लिबरेट करेगा, और सिस्टम एनर्जी से तो सॉरी एनर्जी लिबरेट कर रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो एक चीज मालूम पड़ गया, एक्सोथर्मिक है। अब उसके बाद जो हम लोगों का इंटरमीडिएट बना कार्बोकटायन, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इसका मतलब ये पार्ट अनस्टेबल होगा, इनफैक्ट रिएक्टेंट से भी अनस्टेबल होगा और प्रोडक्ट से भी अनस्टेबल होगा। तो हम लोग आराम से एक हायर एनर्जी वाले पार्ट पे कार्बोकटायन का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे डायग्राम वाले पार्ट में
जब हम लोग एक स्टेबल स्पीसीज को एक अनस्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। हम लोग लोअर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इस पूरे के पूरे स्टेप को कैरी आउट करने के लिए। इसका मतलब पहले वाले केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, लेकिन दूसरे वाले केस में एक अनस्टेबल पार्ट अपने आप को कंबाइन करके एक न्यूट्रल पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड का फॉर्मेशन अपने आप होता है, मतलब फास्ट होता होगा। बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। तो अगर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसका मतलब हम लोग का पहले स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और दूसरे स्टेप में एनर्जी रिक्वायरमेंट है भी नहीं, फिर भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो चाहिए, उतना रूम टेम्परेचर पे आराम से मिल जाएगा, अवेलेबल भी होता है। तो हम लोग का जो दूसरा स्टेप है, इसको बनाने के लिए भी थोड़ा सा एनर्जी शुरुआत में चाहिए, जो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, लेकिन एटलीस्ट काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, इतना हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होगा। अब यहाँ पहला पार्ट हम लोग का शुरू होता है डिस्कशन का। जब भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिसाइड करना है, तो ये देखा करना कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फिर कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड का ब्रेकिंग हमेशा ज्यादा टाइम लेगा। अब उसमें भी अगर मान लो दो जगह बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, तब क्या करेंगे, तो जिधर ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा उधर ज्यादा एनर्जी लगेगा, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा, तो रूम टेम्परेचर से मिल रहा। अब मान लो जैसे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 100 किलो जूल का एनर्जी चाहिए, मान लेते हैं कि 100 किलो जूल का एनर्जी चाहिए, और रूम टेम्परेचर पे 10 किलो जूल का एनर्जी अवेलेबल है, 1 घंटे में 10 किलो जूल का एनर्जी मिलता है। तो अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो 10 घंटा लगेगा, फिर 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फिर 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे कोई सिस्टम जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके टोटल एनर्जी के कंजम्पशन के ऊपर टोटल टाइम डिपेंड कर रहा होगा। ऐसा हम लोग एक नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से बोल सकते हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पहला चीज ध्यान रखना, इन जनरल जब बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा टाइम लगेगा। और उसमें अगर दो बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो जिस बॉन्ड को ज्यादा ये स्ट्रेंथ मिला हुआ है, या फिर दोनों बॉन्ड्स में से जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसको ब्रेक करने के लिए भी हम लोग को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, वही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो इस पूरे स्टेप में जो दो स्टेप हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, इन दोनों में हम लोगों के पास जो पहला स्टेप है ये अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और यही चीज पहले पार्ट में लिखा था सबसे सेकंड पॉइंट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस इन द आरडीएस, मतलब जिस स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा, तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा, तो कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है ये अपना आरडीएस का पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। कि पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लो और उसमें आरडीएस वाला पार्ट मेंशन कर लो, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम वाला पार्ट भी मेंशन कर लो। ये तीनों पार्ट इन जनरल ध्यान रखना होता है, नोट करो इस चीज को। फिर इसके बाद अगले कंसिडरेशन पे मूव करते हैं। ऑल्दो रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन क्योंकि जस्ट शुरुआत है रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो इसीलिए जब रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएक्शंस हैं उसका शुरुआत है, रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत दिन से चल रहा है अब, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म के रिएक्शंस के टाइप का शुरुआत है, तो इसलिए हम बिल्कुल धीरे धीरे इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। और एक बार इस चीज का डिस्कशन हो जाएगा तो आगे तो ऐसे ही फास्टली काम करेंगे हम लोग। जिन लोगों ने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट सॉल्व नहीं किया, हम फिर से सजेशन देंगे, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को ढंग से सॉल्व कर लो, ढंग से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आज भी उनको दिक्कत आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, अगर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो। अगर उसको सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम हर जगह पे आएगा, फिर हमको मत बोलना, ये मत पूछना कि सर ये कैसे बन गया, जूम में घुस के मारेंगे तुम लोग को चार झापड़। चलो अगर नोट कर लिया तो आगे मूव करते हैं। जैसे हम लोगों के पूरे ओवरऑल रिएक्शन में जो भी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं, वो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग के रेट ऑफ रिएक्शंस वाले पार्ट से रिलेट किया जाता है। तो हम लोगों के पूरे रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है
उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से पूरे के पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, तो वहां से हम लोग एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा करते हैं जिस चीज को रेट लॉ का एक्सप्रेशन बोला करते हैं। और रेट लॉ का एक्सप्रेशन उस पार्टिकुलर स्टेज में, जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो ऐसा रिएक्शन दे रखा है ए प्लस बी और प्रोडक्ट वाले पार्ट में सी और डी का फॉर्मेशन हो रहा, तो इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पर पावर ए इंटू बी पर पावर बी, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का चीज यहाँ पे भी डिस्कस किया करते हैं। जब हम लोग इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में रेट लॉ की बात करेंगे, उस रेट लॉ वाले पार्ट में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट में जितने भी स्पीसीज होंगे हम लोगों को केवल उनसे मतलब होगा। तो जैसे एक चीज देखो, इस पूरे पार्ट में दो रिएक्टेंट है, एक तो सबस्ट्रेट हो गया और दूसरा हम लोग के पास न्यूक्लियोफाइल है। तो रिएक्टेंट दो है, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने स्पीसीज है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, वो केवल सबस्ट्रेट वाला पार्ट इन्वॉल्व है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पूरा का पूरा पार्ट केवल सबस्ट्रेट वाले पार्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो जो चीज एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग एग्जैक्टली उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से रेट वाले पार्ट को डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उसके कंसंट्रेशन वाले पार्ट से रेट के प्रोपोर्शनैलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। और एक ही सबस्ट्रेट था, उसका दो स्पीसीज में नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 लिख के हम लोग रेट वाले पार्ट को रिलेट कर सकते हैं। और जब भी कभी एक प्रोपोर्शनैलिटी होगा तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी वाले पार्ट में एक कांस्टेंट डिफाइन करके आराम से रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये अगर हम लोग का SN1 रिएक्शन है तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन जो हम लोग को ध्यान रखना होता है, और बाकी फैक्टर्स को हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेकिन इन फैक्टर्स के ऊपर जो ये दो पार्ट मेंशन किया, इस फैक्टर के ऊपर हम लोग एक छोटा सा ग्राफिकल पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन करना है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मान लो ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है, तो इस केस में क्या ग्राफ निकल के आएगा? या फिर अगर हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट को वो करना है, कंपेयर करना है या प्लॉट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो इस केस में क्या ग्राफ निकल के आएगा? तो जैसे पहला पार्ट है तो इसलिए हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, आगे इस चीज का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। पहले वाले केस में दे रखा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो रेट वाला पार्ट वाई एक्सिस पे है और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एक्स एक्सिस पे है, मतलब y इज इक्वल टू के इंटू एक्स। वाई इज इक्वल टू के इंटू एक्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन का ग्राफ है, मतलब पहले वाले केस में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन बोल सकते हैं। लेकिन इस पूरे रेट में न्यूक्लियोफाइल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, उससे इंडिपेंडेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल को चेंज भी करेंगे तो भी उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रेट वर्सेस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन के ग्राफ में हम लोग आराम से कांस्टेंट वाला ग्राफ यूज करते हुए काम कर सकते हैं। ये दो पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, फिर हम लोग आगे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर कंसिडरेशन लेना शुरू करेंगे। नोट कर लो इस चीज को। और यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई भी डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी सॉर्ट आउट कर लो। तो सबसे पहला रिएक्शन है इसलिए हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, अगर पहला रिएक्शन नहीं होता तो इतना स्लो नहीं हम बताते इस चीज को। एक एक करके भी स्टेप्स वाले पार्ट को सीखो, प्रोडक्ट कैसे बनाते इस चीज को सीखो, फिर अपने आप 2-3 रिएक्शंस के बाद तुमको आदत पड़ जाएगा कि ऐसा काम करना होता है, ये करना होता है, अपने आप सारे स्टेप्स जाने पहचाने होंगे। और इसको नोट करने के बाद इसी के जस्ट नीचे हेडिंग डाल देना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। और जितने भी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उन सारे के सारे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में ये फैक्टर्स का पार्ट आएगा ही आएगा। और हर एक केसेस में फैक्टर्स वाले पार्ट को बहुत ही प्रॉपरली याद रखना होगा, मतलब जहां भी रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा हर जगह पे कुछ ना कुछ फैक्टर्स एसोसिएटेड होंगे, हर एक फैक्टर को याद रखना होगा, क्योंकि उन फैक्टर्स के हिसाब से रिएक्शन का रेट बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, या फिर उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को लेस डोमिनेंट मान के दूसरे रिएक्शन के मैकेनिज्म को ज्यादा डोमिनेटिंग माना जा सकता है। जिसमें सबसे पहला फैक्टर, जैसे एक फैक्टर तो हम लोग यहीं से ले सकते हैं, ऊपर देखो एक्सप्रेशन,
रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या है, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली पहला फैक्टर हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नोट करते जाओ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब हायर रेट ऑफ रिएक्शन, हायर रेट ऑफ रिएक्शन। ये बड़ा सिंपल सा केस है, वो तो हम लोग रेट लॉ के एक्सप्रेशन में लिख दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी फैक्टर्स को अगर एक्सप्लेन करना है तो ऊपर वाले पार्ट को देखो। हमेशा पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें एसोसिएटेड है, हर चीज़ उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो जैसे इस पूरे स्टेप में हो क्या रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जैसे हम किसी से जानना चाहेंगे डेफिनेटली इस चीज़ को। जैसे प्रियांशु बताओ भाई, आरडीएस में हो क्या रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या बोल सकते हैं आरडीएस वाले पार्ट में, बताओ प्रियांशु जल्दी। प्रियांशु, ये बढ़िया मौका मिल गया है तुम लोगों को, नेट गायब हो गया ऐसे सोच करके बैठ जाता है। सिमी, इस रिएक्शन में क्या क्या समझ में आ रहा है, यहाँ के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देख के क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या कमेंट कर सकते हैं इस आरडीएस वाले पार्ट के हिसाब से। सौम्या, सर वो हाईएस्ट एक्टिवेशन स्टेट वाला स्टेप होता है और उसके मतलब उससे होके थ्रू ही इमेजिनरी स्टेप होता है, लेकिन उसके होके थ्रू ही प्रोडक्ट बनता है। मान लो तुमको ट्रांजिशन स्टेट नहीं मालूम, हम केवल इतने रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, हमको नहीं पता, हम केवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी छोड़ दो। इस स्टेप को देख देख के क्या क्या कमेंट कर सकते हैं हम लोग, इस स्टेप को देख के क्या कमेंट कर सकते हैं, बस इतना जानना चाहते हैं। नीचे से भी मतलब नहीं, ऊपर से भी मतलब, बस इतने दूर के स्टेप से क्या कमेंट कर सकते हैं, पूरे क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मान लो किसी बच्चे को समझाना होगा तुमको, देखो भाई ऐसा ऐसा होता है, क्या एक्सप्लेन करोगे उसको, क्या क्या हो रहा है इधर। सबसे पहले हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ, ठीक है, फिर न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव वो दूसरा स्टेप हो गया, वो दूसरा स्टेप हो गया, हम केवल पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। पहले स्टेप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, केवल फर्स्ट स्टेप जिसको अंडरलाइन की, इतने दूर में क्या इन्फॉर्मेशन है। न्यूक्लियोफाइल तो अगला स्टेप आया। सर उसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, बस बस इतना ही। अनुज, कुछ ज्ञान बांटना चाहेंगे। इसको क्या हो गया भाई, अब स्पीकर नहीं सुनाने बोला है तुमको, वूफर बजा दिया तुम। अर्नव, बताओ क्या पहले स्टेप से क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं पहले स्टेप से। ये तो एलजी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिविंग ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगा पहला स्टेप में, पहले स्टेप में तो एंडोथर्मिक होगा। हाँ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाँ और क्या समझ में आ रहा है। और तो इतना ही नहीं, खुशी तुम बताओ भाई, तुमको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे। सर इसमें लिविंग ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप घट रहा है और कार्बो का टैंक का फॉर्मेशन हो रहा है मेनली।
एक ये इन्फॉर्मेशन है, सबसे सिंपल इन्फॉर्मेशन और बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है। इस पूरे रिएक्शन को देख के ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से लिविंग ग्रुप हट रहा है और दूसरा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मेरा सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन ही हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उस फ्यूजन में हो क्या रहा है? तो लिविंग ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हट रहा है और उसकी वजह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा, जो ऊपर भी मेंशन किया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस इन द आरडीएस। लेकिन इसमें ये भी तो है इन्फॉर्मेशन कि लिविंग ग्रुप हट भी रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक और फैक्टर एसोसिएट कर सकते हैं, तुमको भी समझ में आ जाएगा। लिविंग ग्रुप हट रहा, तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो ज्यादा तेजी से हटना चाहेगा। तो इसका मतलब बॉन्ड ज्यादा तेजी से ब्रेक होना चाहेगा। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो बॉन्ड को छोड़ के उतना जल्दी हटना चाहेगा। और किसी भी रिएक्शन में आरडीएस जितना तेजी से होगा, मतलब लिविंग ग्रुप जितना जल्दी हटेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, रिएक्शन उतना फास्टली होगा और सब कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट थोड़ा इंक्रीज करेगा। पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा, अगर हम लोगों का प्रोडक्ट में कार्बोकेटायन बन रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए वैलिड है। अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट, और वो भी आरडीएस में, तो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हम लोगों का एक रिएक्शन हो रहा था और उस रिएक्शन वाले पार्ट में, यार लाइट शायद जाएगा, सुबह शायद लाइट नहीं है इधर, एक मिनट, हाँ चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग इन जनरल ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं, मान लो रिएक्टेंट वाला पार्ट एक ही था, मान लेते रिएक्टेंट वाला पार्ट एक ही था, लेकिन हम लोग का दो इंटरमीडिएट बन रहा है और ये होगा, अभी हम जस्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे इस चीज को। तो अगर हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट दो जगह पे जा रहा, तो जो हम लोग का हैमंड्स पोस्टुलेट बताए थे उस चीज का एक छोटा सा एप्लीकेशन, और तुम लोग को बोला था कि हैमंड्स पोस्टुलेट एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन उसका एप्लीकेशन आएगा हर जगह। तो हम लोग का इंटरमीडिएट अगर दो बना, मान लो दो डिफरेंट कार्बोकेटायंस बन रहे हैं, तो जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो लोअर एनर्जी पे होगा, तो हैमंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग उसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा कैरेक्टर रखेगा उसका, तो वो भी थोड़ा लोअर एनर्जी पे होगा। मतलब सेकंड वाले केस में कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा। तो जिस केस में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उस पार्टिकुलर केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कम एनर्जी के रिक्वायरमेंट पे भी वो चीज बन जाएगा। क्योंकि मान लो जैसे बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग कार्बोकेटायन बना रहे हैं, तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो कम एनर्जी में अपना काम हो जाएगा। मतलब ऑल दो ऐसा है कि प्रोडक्ट वाला पार्ट अनस्टेबल है, ये नहीं बोल रहे कि प्रोडक्ट अनस्टेबल नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट मान लो दे रखा और यहाँ से हम लोगों को एक पार्टिकुलर कार्बोकेटायन में जाना है और दूसरे पार्टिकुलर कार्बोकेटायन में जाना है। अगर प्रोडक्ट वाला पार्ट में जो कार्बोकेटायन बन रहा, दोनों के लिए एनर्जी चाहिए क्योंकि हायर एनर्जी पे जा रहा है, लेकिन इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा तो लोअर एनर्जी पे होगा, उसके लिए थोड़ा कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और अगर कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा। तो पहला चीज इन्फॉर्मेशन तो हम लोग दे चुके, रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में सबस्ट्रेट से क्या रिलेशन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन, लिविंग ग्रुप जितना तेजी से हटेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज टेकिंग प्लेस इन द आरडीएस, देयरफॉर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, हाइयर रेट ऑफ रिएक्शन। ये तीन फैक्टर हम लोग को बहुत ही आसानी से याद रखना होता है। नोट कर लो इसके आगे वाले पार्ट में, हाइयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, हाइयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, हाइयर रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी तो तुम लोगों को कंपेयर करना आता ही है, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को पूछेंगे इस सवाल में। और तीसरे वाले पार्ट में, सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, since carbocation intermediate is formed in the RDS, therefore higher stability of carbocation, higher rate of reaction, higher stability of carbocation, higher rate of reaction। और जब भी कभी हम लोग इन सब टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं तो हम लोग मोस्टली अल्काइल हैलाइड से एसोसिएट करके चलते हैं। जैसे SN1, SN2, E1, E2 सारा का सारा पार्ट अल्काइल हैलाइड में चलता है सबसे बेसिक पार्ट के फॉर्मेट में। इसलिए हम लोग हमेशा
जब भी ये टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हम लोग अल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी के टर्म में इस चीज़ का डिस्कशन जरूर किया करते हैं, जिसमें दो वेरिएशन पुटअप करेंगे हम लोग हमेशा दो वेरिएशन। एक वेरिएशन कार्बन चेंज सेम हुआ लेकिन हेलोजन चेंज हो गया, तो आर के साथ ब्रोमीन, आर के साथ क्लोरीन, आर के साथ क्लोरीन वाला पार्ट पहला वेरिएशन जिसको पुटअप करना है। और दूसरा पार्ट 3 डिग्री मतलब हेलोजन वाला पार्ट सेम हो लेकिन हम लोगों का 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, या फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, और सबसे लास्ट में हम लोग CH3 वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आइदर हेलोजन चेंज कर दो या फिर हेलोजन सेम रख के कार्बन का डिग्री चेंज कर दो जिसके ऊपर हेलोजन अटैच्ड है। हेलोजन का डिग्री या अल्काइल हैलाइड का डिग्री अगर हम लोग डिसाइड करते हैं तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन का डिग्री ही अल्काइल हैलाइड का डिग्री कंसिडर किया जाता है। तो अगर मान लो पहले वाले केस में कार्बन चेंज सेम है लेकिन हेलोजन चेंज है, तो जो हेलोजन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा निकल के आएगा। पहले वाले केस में I- लिविंग ग्रुप, दूसरे वाले केस में Br-, तीसरे वाले केस में Cl- और चौथे वाले केस में F- वाला पार्ट। इन चारों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? आर आई मतलब लिविंग ग्रुप वाला पार्ट I- है बेसिकली, Ri नहीं। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वाला पार्ट I-, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट हम लोग का डिक्रीज करता है, और वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। तो इस केस में I- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, फिर Br-, फिर Cl- और F-। तो जिस केस में लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा। ये हम लोग का एक नॉर्मल ऑर्डर निकल के आएगा अगर हेलोजन चेंज करते हैं कार्बन चेंज सेम रखते हुए, पहला चीज। और दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे हेलोजन को सेम रखें तो बेसिकली R प्लस बनेगा 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री R प्लस, और सबसे लास्ट में CH3 प्लस। और अगर हम लोग कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के हिसाब से काम करें तो जहाँ का कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो लास्ट क्लास में इसी बोला था, उससे पहले क्लास में भी, इन जनरल हम लोग डिग्री के हिसाब से काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर केवल नॉर्मल कार्बन चेन दिया तो डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कोई भी दूसरे टाइप का इफेक्ट मतलब प्लसम या फिर रेजोनेंस इफेक्ट वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। ये एक पार्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में मिथाइल वाला पार्ट। तो जहाँ पे कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट भी सबसे ज्यादा मिलके आ जाएगा। तो ये एक ऑर्डर का पार्ट थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होगा। ये 3 पॉइंट जनरली एनसीईआरटी में दे रखा होता है और इन सब चीज़ों को याद भी रखना होता है। बट इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग थोड़ा कंसिडर करके काम करते हैं, जो जिसमें से एक पॉइंट तो शायद एनसीईआरटी में दे रखा है, दूसरा पॉइंट नहीं दे रखा है, बट हम लोग को पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इस ऑर्डर को एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे। जैसे मान लो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि बॉन्ड बन रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, तो सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगा। और बॉन्ड का डिसोसिएशन हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर मान लो कि जैसे बॉन्ड डिसोसिएट करके कार्बोकेटाइन बना रहे हैं हम लोग, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस तो होगा, लेकिन कहीं भी हीट तो नहीं डाले हैं ना हम लोग। अगर कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कहीं भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेफिनेटली वहाँ हीट तो डालना पड़ेगा। तो अगर हीट नहीं डालेंगे तो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है? आखिर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? ये चीज़ कहीं भी नहीं दे रखा होता है। ये मतलब नॉर्मली बुक्स वगैरह में भी ढंग से नहीं किया हुआ रहता। बस बोला जाता है कि हाँ भाई हम लोग जो मीडियम कंसिडर कर रहे हैं उसके मीडियम के हिसाब से पोलर प्रोटिक में SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगा। बट क्यों SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक मीडियम में फेवरेबल होगा? उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है, और सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है। जैसे जब SN2 रिएक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे पोलर ए प्रोटिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, बट SN1 वाले पार्ट में पोलर प्रोटिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। पॉइंट ये है कि बॉन्ड का ब्रेकिंग हम लोग जो कर रहे हैं उस बॉन्ड के ब्रेकिंग में कहीं भी हीट मेंशन नहीं किया हुआ, कहीं भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कैसे रिएक्शन हो पाएगा जब तुम लोग को बॉन्ड ब्रेक करना है? तो ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये सॉल्वेशन इफेक्ट वाले पार्ट से हम लोग एसोसिएट करके रखते हैं। जैसे अगर उस स्टेप को कंसिडर करना शुरू करो सबसे ऊपर वाले पार्ट को, तो इस स्टेप वाले पार्ट में ऐसा दिख रहा हम लोगों को
कि आर और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करके आर प्लस और एल जी माइनस में जा रहा। और तुम लोग को एक चीज ध्यान होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में इस चीज को डिस्कस किए थे, अगर पोलर ए प्रोटिक मीडियम, नॉन पोलर मीडियम है तो नॉन पोलर में तो ना कटायन का ना अनायन का सॉल्वेशन होता है, किसी का भी सॉल्वेशन नहीं होता। पोलर ए प्रोटिक मीडियम अगर होता है तो कटायन का सॉल्वेशन तो होता है लेकिन अनायन का कोई सॉल्वेशन नहीं होता। तो अनायन वाले पार्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, अनायन वाला पार्ट हम लोग फ्री स्टेट में रखते हुए काम करते हैं। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक मीडियम है तो कटायन और अनायन दोनों का सॉल्वेशन होता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम में हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और उससे अटैच एटम के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो अगर मान लो कि हम लोग एक आर एल जी वाले पार्ट को किसी पोलर प्रोटिक मीडियम में डालें तो वहाँ कटायन अनायन का फॉर्मेशन हो रहा, तो जो कटायन अनायन बन रहा इसका दोनों का सॉल्वेशन हो सकता है। अगर दोनों का सॉल्वेशन होगा तो दोनों से एसोसिएटेड सॉल्वेशन एनर्जी सिस्टम से लिबरेट होने की कोशिश करेगा, और अगर दोनों से एसोसिएटेड सॉल्वेशन एनर्जी वाला पार्ट सिस्टम से लिबरेट होने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वो सिस्टम से बाहर निकलने के बजाय किसी दूसरे कार्बन या किसी दूसरे सबस्ट्रेट में एब्जॉर्ब हो गया और उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो गया। मतलब ऑल दो एंडोथर्मिक प्रोसेस है बॉन्ड का ब्रेकिंग वाला पार्ट, बट हीटिंग नहीं दे रहे तो भी सफिशिएंट एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी मिल पा रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड का ब्रेकिंग हो पा रहा है। अगर सफिशिएंट सॉल्वेशन एनर्जी नहीं मिलता, जो कि SN2 में होता भी है, अगर सफिशिएंट सॉल्वेशन एनर्जी नहीं मिलता, जैसे नॉन पोलर में नहीं मिलेगा, पोलर ए प्रोटिक में नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो SN1 पाथवे फॉलो नहीं कर सकते। मैकेनिज्म में और दूसरा पाथवे होगा, बट SN1 पाथवे तब फॉलो होगा जब कार्बोकटायन वाले पार्ट का स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और कार्बोकटायन के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए जो कि सॉल्वेशन इफेक्ट से आएगा, और सॉल्वेशन इफेक्ट से सफिशिएंट एनर्जी तब आएगा जब कटायन अनायन दोनों का सॉल्वेशन हो। ऐसा केवल पोलर प्रोटिक मीडियम में हो सकता है। तो इसीलिए जो हम लोग इसका अगला फैक्टर मेंशन करते हैं उसमें ये मेंशन करते हुए काम करते हैं, कार्बोकटायन और जो निगेटिव चार्ज बना उसका सॉल्वेशन केवल पोलर ए प्रोटिक मीडियम में हो सकता है। मतलब पोलर ए प्रोटिक मीडियम इस पूरे रिएक्शन को फेवर पोलर प्रोटिक मीडियम इस पूरे के पूरे रिएक्शन वाले पार्ट को फेवर करने की कोशिश करेगा। तो इन जनरल ये पॉइंट हम लोग कंसिडर किया करते हैं, पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स। और फेवर्स का मतलब ये नहीं है कि पोलर प्रोटिक हो गया तो हमेशा SN1 कराओ, ये कोई रूल नहीं है। फेवर करने का मतलब जहाँ 10% रिएक्शन हो रहा है वहाँ 50% रिएक्शन होगा, जहाँ पे 20% रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे 60% रिएक्शन होगा, जहाँ 50% है वहाँ 80% रिएक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोलर प्रोटिक मीडियम में केवल SN1 रिएक्शन होगा, ये कोई रूल नहीं है, इस एक चीज का ध्यान रखना। फेवर्स मतलब थोड़ा फेवरेबल कंडीशन है, ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर SN1 होगा, बस ये कंसिडरेशन यहाँ मेंशन करके काम कर रहे हैं। पॉइंट नोट कर लो, पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स SN1 रिएक्शन। और इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा पॉइंट है, जैसे ये टर्म अब तक सब लोगों को मालूम पड़ गया होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई बताना चाहेगा? ये तुम्हारे फिजिक्स में आया होगा, केमिस्ट्री का तो पार्ट भी नहीं है। कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेटर होता है ना, वो कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेटर होता है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अरे भाई तो इंसुलेटर किसको बोलेंगे? सर जब दो कंडक्टर के बीच में एक मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जिस फैक्टर से कम हो जाएगा, कैसे उसी को। जब हम लोग दो चार्जेस रखते हैं, ठीक है, उन दो चार्जेस के बीच में कोई भी एक सब्सटेंस रखते हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स है वो फोर्स जितने मैग्नीट्यूड से डिक्रीज करता है उस मैग्नीट्यूड वाले पार्ट को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में मेजर किया करते हैं। और रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जो हमको ध्यान है, पता नहीं हो सकता हम गलत बोल रहे हो, बट हमको ध्यान है कि इस तरह से हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंसिडर किया करते हैं। इसलिए वहाँ पे जो फोर्स वाला पार्ट आता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू F/(ε0) या ऐसा करके कुछ या कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक छोटा सा पॉइंट ये है, नॉर्मली ये होता भी है पोलर प्रोटिक मीडियम में, जिस केस में जिसका माइक्रोफोन ऑन है, जिस केस में हम लोग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट होगा, वहाँ पे कटायन अनायन का डिसोसिएशन उतना ही इजी होता चला जाएगा। पोलर प्रोटिक मीडियम तो है लेकिन उसमें भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फैक्टर मालूम होना चाहिए होता है। और बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं, सबसे हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? बचपन से ये चीज सुनते आ रहे हैं।
भले मतलब नहीं मालूम था उसका। बेटर। किसका? बेटर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब वाटर सबसे इफिशिएंटली दो चार्जेस के बीच में फोर्स रिड्यूस करा देता है, इसीलिए वाटर में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो जाता है, और इसीलिए भी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। तो इस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी एक फैक्टर होता है, सबसे सिंपल सा फैक्टर है यहाँ पे। पोलर क्वाटिक मीडियम तो रहेगा, और उसमें हाइयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा उस केस में वो सॉल्वेंट आयंस को डिसोसिएट करने की टेंडेंसी में उतना ही ज्यादा होगा, तो हाइयर रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कटायन आयन का फॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब अपना पहला स्टेप तो हो गया, और जितना तेजी से पहला स्टेप होगा उतना अच्छा अपने लिए, हाइयर रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी में ऐसा मेंशन कर सकते हैं इन जनरल, H2O वाले पार्ट में सबसे हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका मतलब H2 वाला पार्ट मीडियम वाइज सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन देना चाहेगा। एक छोटा सा पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है। और इसी के नीचे एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर लेना नोट लिख करके, तो थोड़ा ध्यान रखने लायक है। इन जनरल जो सॉल्वेंट होते हैं वही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं, मतलब इन जनरल SN1 रिएक्शन के टाइम पे सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करते हैं। और जब भी कभी ये तुम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में सुना होगा, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो हाइड्रोलिसिस के टाइम पे मेंशन किए थे, जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, जब सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन होगा तो इस चीज को हम लोग इन जनरल सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोल सकते हैं। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना होता है, सॉल्वोलिसिस। जब भी कभी सॉल्वेंट खुद ही रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करेगा उस केस में हम लोग टर्म सॉल्वोलिसिस बोल सकते हैं। और इन जनरल SN1 रिएक्शन वाले पार्ट में ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग, सॉल्वेंट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर सॉल्वेंट एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है, इसका बेसिक मतलब यह है कि सॉल्वेंट रिएक्टेंट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसलिए इन जनरल SN1 रिएक्शन वाले पार्ट को सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। मतलब अगर कभी भी सवाल में सॉल्वोलिसिस रिएक्शन वर्ड मेंशन कर देगा, मतलब बाय डिफॉल्ट SN1 रिएक्शन वहां पे कंसिडर करके चल सकते हैं हम लोग। अब सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, अगर अमोनिया है तो अमोनियोलिसिस रिएक्शन, अगर इथेनॉल है तो इथेनॉलिसिस रिएक्शन, इस टाइप से नाम दिया जा सकता है, बट वो नाम अपने काम का नहीं होता। इन जनरल सॉल्वेंट अगर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है या रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करता है तो सॉल्वोलिसिस, और SN1 में यही होता है, न्यूक्लियोफाइल जनरली सॉल्वेंट वाला पार्ट ही होता है, तो इसलिए हम लोग SN1 को सॉल्वोलिसिस आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अगर यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। थोड़ा क्वेश्चन नोट करो, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, कंपेयर द रेट, और थोड़ा तेजी से क्वेश्चन नोट करना। कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन और इस कंपैरिजन में एक चीज का ध्यान रखना, जब हम लोग किसी भी कंपाउंड वाले पार्ट में SN1 रिएक्शन को कंसिडर करेंगे तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग कार्बोकेटायन है या जो कार्बोकेटायन बनेगा पहले स्टेप में, हम लोग को उसके स्टेबिलिटी से मतलब होगा। तो ये मत बोलना कि सर इसमें कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होके तो वापस से वही कार्बोकेटायन बन जाएगा। जैसे मान लो पहले वाले केस में जो कार्बोकेटायन बनना है, सेकेंड वाले केस में कार्बोकेटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट में वही चीज आ जाएगा, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है ना कि रीअरेंज होता है। रीअरेंजमेंट बहुत ही इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, तुरंत होता है। तो भले ही हम लोग का अगला कार्बोकेटायन सेम है, लेकिन जब तक पहला कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तब तक रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसलिए जो कार्बोकेटायन बनना होगा पहले, केवल उसके स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग को रेट वाले पार्ट को कंपेयर करना होता है, रीअरेंजमेंट वाले पार्ट का कंसिडरेशन लेके मत चलना, ध्यान रखना इस चीज का। ट्राई करो सवाल। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कार्बोकेटायन वाला पार्ट तुम लोग को बहुत अच्छे से आता होगा, तो इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आराम से पूछ लेना।
पहले ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करो, फिर चौथा क्वेश्चन देंगे। एक मिनट, चौथा क्वेश्चन नोट कर लो। चारों क्वेश्चन ट्राई करो। सौरभ बताओ, भी पहले वाले केस में क्या आंसर होना चाहिए? सौरभ, नेहा, पहले वाले केस में क्या आंसर होगा? कोई कुछ बोलता ही नहीं है, फिर लगता है वो कि शायद आवाज नहीं जा रहा किसी के पास। सोनाली, पहले वाले केस में किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। सूरज, कोई आंसर बताना चाहेगा तो बता बता दो। सर 132 पहले वाले केस में 132 132। पहले वाले केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें 3 2 5 2 7 हाइपर कंजुगेशन, दूसरे वाले केस में 1 हाइपर कंजुगेशन, थर्ड वाले केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें 3 हाइपर कंजुगेशन। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट कार्बोकेटायन, फिर उसके बाद थर्ड वाला पार्ट, फिर सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले केस में क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताओ, जल्दी कंपेयर करो भाई, इतना धीरे धीरे काम नहीं करना है। Two, three, हाँ, सेकंड वाले केस में 4, 1, 2 4 2, 3, समझ नहीं आया। 2 के बाद 3, 4, 1, 2 3 4 1, ठीक है। सेकंड वाले केस में जो कार्बोकेटायन बनेगा इसमें 3 3 6 और 2 8 हाइपर कंजुगेशन। फर्स्ट वाले केस में 1 हाइपर कंजुगेशन, थर्ड वाले केस में 3 1 4 हाइपर कंजुगेशन, और उसके अलावा फोर्थ वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन सेकंड में, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर वन वाले पार्ट में।
क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में क्या ऑर्डर होना चाहिए, जल्दी बताया जाए। अभी जस्ट मेंशन किया था RI, RBR, RCL और RF 1 2 3 4 मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, अपना टाइम लेके सॉल्व करो। तो तब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं। ट्राई करके देखो तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कोई बताना चाहेगा? फोर ऑल दो अच्छा सवाल है, कोई बताना चाहेगा? 4 नंबर 31542 3 1 5 5442। नहीं, गलत है। और कोई आंसर देना चाहेगा? जल्दी बताओ भाई, और कोई आंसर? थ्री फोर फाइव टू वन 3 4 5 2 1 नहीं भाई, 3 4 5 3 4 5 तो बहुत ही गलत है। 43152 क्या बोला? बोले एक बार फिर से। 43152 43152, ये सवाल तुम लोगों के 43152 ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी में करा भी रखा है बहुत पहले। फोर्थ वाले केस में चलो पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। पहले वाले केस में जैसे ये हटेगा तो उस केस में एरोमेटिक कार्बोकेटाइन बनेगा। दूसरे वाले केस में जैसे ये हटेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। थर्ड वाले केस में पॉजिटिव चार्ज वापस से एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। फोर्थ वाले केस में पॉजिटिव चार्ज वापस से एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। और फिफ्थ वाले केस में पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे कंपाउंड भले ही एरोमेटिक है बट हम लोग के पॉजिटिव चार्ज पे इफेक्ट रेजोनेंस का आ रहा है, उधर एरोमेटिसिटी का इफेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होगा और पांचवा नंबर उससे जस्ट पहले आएगा। तो ये तो फिक्स है, 5 > 2 सबसे लास्ट में। अगर 4 3 और 1 की बात करें तो इस केस में जो फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर, सॉरी फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा, मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट है। तो एरोमेटिसिटी तो है, तीनों में एरोमेटिसिटी है, लेकिन उसके अलावा प्लस एम इफेक्ट भी है, जबकि बाकी दोनों में प्लस एम टाइप का इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4 वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड में एरोमेटिसिटी दोनों में था, लेकिन थर्ड वाले पेट का केस में ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब थर्ड वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो 4 3 1 5 2 ये ऑर्डर निकल के आना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व किया करो भाई, ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, इन सब में गलती नहीं होना चाहिए। और इस तरह का क्वेश्चन करा रखा है स्टेबिलिटी ऑफ आयंस में, पलट के देखना कॉपी में, क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी टाइप का करा रखा होगा, इसलिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को करा रहे हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ऑर्डर होना चाहिए? 132 1 3 2 अभी जस्ट 2 दिन पहले बताया था। डांसिंग रेजोनेंस वाला पार्ट, डांसिंग रेजोनेंस वाले पार्ट की वजह से साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा Cl के हटने के बाद, वो जब सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा। और रेजोनेंस वाला पार्ट इन जनरल ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, लेकिन टर्शरी ब्यूटाइल कटायन और बेंजाइलिक कटायन वाले पार्ट में अगर एक बेंजीन रहा तो ये थोड़ा लेस स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल कटायन वाला पार्ट, इसलिए ऑर्डर में 1 3 2 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये 5 नंबर केसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो अगर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर मालूम है तो ये तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन फोर्थ वाले टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके रखना होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग
अच्छा ठीक है, एक सवाल सोच के देखना और गूगल मत कर लेना, ठीक है? गूगल करने से सारा माहौल खराब हो जाएगा। एक सवाल और सोच के देखना, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। और यही चीज तुम लोग को बोला था कि ऑल दो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म वगैरह सब है वो अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन अपने काम का है। तो इसे सोच के देखना इन दोनों केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए। एक बार पहले इंडिपेंडेंटली सोच के देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कशन करेंगे उस केस में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम लोग की तरफ से इसका लॉजिक निकल के आए विद आंसर। अगर पहला ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या लॉजिक के साथ, दूसरा ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या लॉजिक के साथ, क्योंकि उस लॉजिक से बहुत सारी चीजें तुम लोग को अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएंगे। जब उसमें करेक्शन करेंगे तो अपने आप से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इस लॉजिक्स पे हम लोग काम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में रेशनाइजेशन क्या होता है या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट क्या होता है हम लोगों के SN1 SN2 रिएक्शन के टाइम पे, SN1 रिएक्शन के टाइम पे उसका छोटा सा डिस्कशन, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट कौन कौन से कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं देते, और उसके बाद प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में SN1 रिएक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन, और हो सकता है कि SN2 वाला पार्ट हम लोग शुरू कर लें। जो आज पढ़ाया है उसको एक बार घर पे जाके प्रॉपरली देख लेना, और बाकी जो भी वर्कशीट तुम लोग को दे रहे हैं उस वर्कशीट वाले पार्ट को सॉल्व करो, ताकि उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाए। रेगुलर डिस्कशन चलेगा क्लास में, इसी चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? अभी तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं। बोलो भाई अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। चलो अगर डाउट नहीं है तो क्लास आज के लिए एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।